फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो पार्ट वन में हमने देख लिया था। ग्लेशियर के पार्ट वन में हमने हिमनद या ग्लेशियर के, ये हमारा मेन टॉपिक है। इसमें फर्स्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि हिमनद ग्लेशियर होते क्या हैं और इनके टाइप्स क्या होते हैं मेजर, और ये बनते कैसे हैं। आज हम देखने वाले हैं कि इन हिमनदों से, इन ग्लेशियर्स से कौन कौन सी भू आकृतियाँ या लैंड फॉर्म्स बनते हैं और वो कैसे बनते हैं, उनके पीछे साइंटिफिक प्रोसीजर क्या होती है। आज का वीडियो पिछले के मुकाबले थोड़ा लंबा होगा। पहले हम रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में कि हिमनद या ग्लेशियर होते कैसे हैं। तो हमने देखा था कि पिछली बार हमने बताया था कि कोई हिली एरिया जो कि बहुत ऊंचाई पर हो या हाई एल्टीट्यूड पर हो या लैटीट्यूड पर हो, या कोई भी कॉन्टिनेंट भी, जैसे आर्कटिक की अगर हम बात करें तो वहाँ पर स्नो गिरती है, स्नो की परतें जमती जाती हैं। पहले ये स्नो सॉफ्ट होती है, नरम होती है, फिर ये परतें जमाती जाती है और ये सघन, डेंस और बड़ी होती जाती है। बड़ी होते 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 इनका खुद का प्रेशर नीचे की तरफ पड़ता है, ये पिघलने लगते हैं, यहाँ पे ये जमे होते हैं, पिघलने लगते हैं और नीचे सरकने लगते हैं। इनमें कुछ पानी होता है और ज़्यादातर आइसी बॉडी होते हैं। ये जब नीचे खिसकने लगते हैं तो ऐसी बॉडी जिनमें पानी हो, आइसी बॉडी हो और जो धीरे धीरे स्लोली मूव कर रहे हो, इनको हिमनद या ग्लेशियर बोलते हैं। ये बेसिकली ग्लेशियर। अब इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं तो टाइप्स में हमने देखा था कि सबसे पहले तो एक एल्पाइन होता है। एल्पाइन क्या होता है? ऊंचे हिली रीजन पे होता है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। यहाँ पे ये जो जमा, इनको एल्पाइन बोलते हैं। एल्पाइन का मतलब भी होता है जो ऊंचे पहाड़ों से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो। तो जो पहाड़ों पे बने ग्लेशियर वो अल्पाइन। यही ग्लेशियर अगर टूट के इसके फुट हिल पे चले जाए, नीचे चले जाए, और यहाँ पे भी ये ग्लेशियर ही बन जाएगा क्योंकि ये हिम का बड़ा टुकड़ा है, आइस का बड़ा टुकड़ा है, तो इसको बोल देते हैं पीडमोंट, यानी गिरिपद। इसका और भी कुछ हिंदी में और भी कुछ वर्ड है, मैं अभी आगे आपको बता दूंगा। तो ये हिमपद ग्लेशियर या हिमनद हो जाता है। एक तीसरा टाइप हमने देखा था महाद्वीपीय। महाद्वीपीय यानी कॉन्टिनेंटल। नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर किसी बड़े लैंड पे हिम चादर बन जमती जाए, आइस शीट यहाँ पर जमती जाए और वो परत लेती जाए, तो उसको बोल देंगे महाद्वीपीय। एक और इसका टाइप होता है जो कि हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट टाइम हमने देखा भी नहीं था, पर आप उसको देख लीजिए कभी अगर आ जाए, कि आइस कैप। तो आइस कैप यानी हिम छत्रप बोलते हैं इसको। यहाँ पर ये जैसे पहाड़ है और उसके ऊपर एक ऐसी, इसके कैप के ऊपर, मतलब बिल्कुल हेड के ऊपर, सिर के ऊपर एक ऐसे ग्लेशियर बन जाए, इसके ऊपर जम जाए, तो इसको बोल देंगे क्या? हिम शत्रप या आइस कैप। ये चार टाइप अगर आपसे पूछे जाते हैं लिख दें तो आपका काम हो जाएगा। मेंस में ज़्यादातर इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें प्री में भी इससे पूछा जा सकता है, पर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम चलते हैं कि एक लैंड फॉर्म्स की तरफ। तो लैंड फॉर्म्स में जाने के पहले, भू आकृति की तरफ जाने के पहले, हमको ये समझना पड़ेगा कि ये लैंड फॉर्म्स, ये भू आकृतियाँ दो प्रोसेस की वजह से, दो चीज़ें होती हैं, उनकी वजह से ही कोई भी, जितनी भी आकृतियाँ बनती हैं। मान लीजिए पहाड़ पे ग्लेशियर, ये पहाड़ है, इसको, इसमें कोई भी जो चेंज होगा इसमें टूट फूट की वजह से होगा, और वो ये टूटा फूटी चीज़ यहाँ से चली जाएगी किसी ना किसी सोर्स से। तो ये दो प्रोसेस होती हैं, एक होती है टूट फूट और एक वो टूटा फूटा जो वो उसके यहाँ से चले जाना। तो ये जो टूट फूट होती है इसको बोलते हैं इरोजन, यानी अपर्दन। और ये जो पानी से या ग्लेशियर के साथ बह के कहीं चला जाए और कहीं पर और इकट्ठी हो जाए, तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन, निक्षेपण। डिपोजिशन या निक्षेपण। तो जितनी भी भू आकृतियाँ बनेंगी यहाँ कहीं गड्ढा बनेगा तो कहीं ऊंचा हो जाएगा, तो कहीं स्लोप होगा, कहीं नहीं होगा। जितनी भी भू आकृतियाँ या लैंड फॉर्म्स बनेंगे वो या तो डिपोजिशन की वजह से होंगे, निक्षेपण की वजह से, या अपर्दन, इरोजन की वजह से होंगे। ये दो कैटेगरीज में ग्लेशियर से बनने वाले लैंड फॉर्म्स को हम बांट लेते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लैंड फॉर्म्स बनते हैं, और आपको बस इतना समझते चलना है कि शुरू में जो लैंड फॉर्म्स मैं बताने वाला हूँ वो एक के बाद एक जनरली ऑर्डर में बताऊंगा मैं, कि कैसे ग्लेशियर नीचे आता जाता है, पहाड़ से ऊंचे ऊंचे एरिया से नीचे आता जाता है, ऊंचे क्षेत्र से नीचे आता जाता है, और उनमें कौन कौन सी आकृतियाँ, भू आकृतियाँ, लैंडफॉर्म्स बनते जाते हैं। तो शुरू में जितनी भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो इरोजनल होते हैं।
तो जब तक मैं आपको ये ना बोलूँ कि ये डिपोजिशनल शुरू हो गया, वो सारे इरोजनल होंगे, उसके बाद डिपोजिशनल शुरू होंगे। हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम किससे शुरू कर रहे हैं? इरोजिशनल यानी क्या नाम है, अपरदन से। हाँ, इसके पहले एक चीज़ आप लोग और देख लें, एक दो टर्म्स आती हैं जो यूज़ होती हैं ग्लेशियर। जब भी हम हिमनदम पढ़ते हैं तो कुछ टर्म्स हैं जो जनरल टर्म्स हैं, वो जो आती हैं उनमें से जैसे एक है स्नो। हिम हिम क्या होती है? जो एटमॉस्फेयर से नीचे क्रिस्टलाइन सॉफ्ट बर्फ गिरती है, इसको स्नो या हिम बोलते हैं। और जो ठोस हो जाती है इसको बर्फ बोलते हैं, आइस बोलते हैं। ये दोनों में फ़र्क होता है। उसके बाद आइस शीट या हिम चादर क्या होती है? तो जनरल है, यहाँ पर स्नो जमती जाए, उसको एक बड़े एरिया में वो इकट्ठी हो जाए, उसकी लेयर्स बन जाए, उसको स्नो शीट, आइस शीट या हिम चादर बोल देते हैं। उसके बाद आइस शेल्फ होता है एक। अब ये पहाड़ है, इसके बाद ये लैंड होगा कुछ, ठीक है, मैदानी एरिया होगा, उसके बाद पानी होगा। यही होता है कहीं भी। अब जो हाई लैटिट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पे जो एरिया होते हैं, जैसे आर्कटिक है, वहाँ पर ये पानी इतनी ठंड होती है, वो सन की रेज जो है वो यहाँ तक इतनी तिरछी पड़ती हैं कि यहाँ पर अंधेरा ही होता है ऑलमोस्ट। और यहाँ पर पानी भी जो है वो ओशन का, समुद्र का, वो जमने लगता है। तो ये लैंड के अलावा जो पानी भी जमा हुआ वो लैंड के साथ ही दिखने लगता है ना, उसको बोलते हैं हम आइस शेल्फ। हिंदी में भी इसको आइस शेल्फ ही बोलते हैं। अगर यही आइस शेल्फ जो है, ये जो पानी जम गया ओशन का, ये लैंड के साथ लगा हुआ है, यही आइस शेल्फ अगर टूट के, ये माउंटेन, लैंड, पानी, ये पानी जम गया और इससे लैंड से लगा हुआ है, अगर यही टूट के, इसका कोई हिस्सा टूट के पानी में तैरने लगे, तो इसको बोल देंगे आइसबर्ग। आइसबर्ग आपने देखा होगा, जैसे टाइटैनिक में जो टाइटैनिक जहाज़ था वो आइसबर्ग से टकरा के उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसी को आइसबर्ग बोलते हैं, कि एक बड़ा टुकड़ा जो पानी में तैर रहा है। हिंदी में इसको बोलते थे हिम शेल। तो ये टर्मोलॉजी हमने देख ली कि आइस कैप एक हमने देखा था जो ये पहाड़ के ऊपर जम जाता है। फिर हमने देखा आइस शीट यानी हिम चादर, जो कि लैंड के ऊपर बर्फ़ जम गया तो उसको हिम चादर या आइस शीट बोल देते हैं। फिर एक हो गया आइस शेल्फ, जो पानी जम गया उसको, इसका टुकड़ा टूट के आगे हो गया तो आइसबर्ग या हिम शेल। ठीक है, ये हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और है, इसके ऑप्शन भी बनते हैं और ऑप्शनल भी बनते हैं, प्री में भी बनता है और इसमें पूछ भी लेता है और कि हिम रेखा, स्नो लाइन क्या होती है? हिम रेखा या स्नो लाइन? हिम रेखा, स्नो लाइन, ये क्या होती है? तो ये एक माउंटेन है, जितने ऊपर रहेगा यहाँ उतना ठंडा होगा। ये बात आप याद रख लीजिए कि जितना ऊंचा, जितने ऊपर है वो ठंड, उतना ज़्यादा कोल्ड, ठंडा होगा। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे हम, टेम्परेचर राइज होता जाएगा, यानी यहाँ नीचे गर्म है। अब ये माउंटेन है, ये लैंड एरिया है, फिर ये पानी है। जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं वहाँ टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अर्थ में भी जैसे जैसे हम नीचे आते, जैसे यूरोपियन एरियाज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो यूरोप के जो देश हैं वो ऊपर की तरफ है, नीचे आते हैं हम तो फिर रशिया का साउथ पार्ट, फिर चाइना, इंडिया, इक्वेटर की तरफ, 0 डिग्री की तरफ आते जाते हैं हम। तो क्या होता है कि समर में, विंटर में यानी ठंड के मौसम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो इसका ऊपर वाला पार्ट तो ग्लेशियर कहते ही उसी को है, जो हज़ारों साल से बर्फ़ जमी और पिघली नहीं। ठीक है, तो ये ऊपर वाला पार्ट तो परमानेंट इसका आइस बना हुआ है। पर नीचे वाला पार्ट हो सकता है, कुछ पार्ट हो जो टेम्परेरी ठंड के सीज़न में बनता हो, पर दूसरे सीज़न में, गर्मी के सीज़न में ये पिघल जाता हो। तो परमानेंट और टेम्परेरी के बीच की एक बाउंड्री होगी जिसके ऊपर ये हमेशा बर्फ़ रहता होगा, नो मैटर वॉट, समर है कि विंटर है, और नीचे वाला सीजनल हो जाता होगा। तो ये जो बीच की एक लाइन है, इसको बोल देते हैं हिम रेखा या स्नो लाइन। और इसके एक तरफ जो जाता है सीजनल आइस, ऊपर की तरफ हो जाता है परमानेंट आइस। क्वेश्चन ये बनता है कि इसके कॉज क्या हैं, सीजनल और परमानेंट आइस एरिया के कॉज क्या होते हैं, और ये किन किन कंडीशन में ऊपर नीचे होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग होती, एक तो ग्लोबल वार्मिंग होगी जिसकी वजह से गर्मी बढ़ेगी, दूसरा मौसम में ही कुछ चेंजेस हो जिसकी वजह से ज़्यादा कूलिंग हो जाए, उसके अलावा तीसरा समर पड़ेगा तो गर्मी पड़ेगी, जनरली ऐसा होता ही है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी यानी गर्मी बढ़ेगी, यानी जो यहाँ पर आइस था पहले, जो हमेशा से जमा हुआ था,
ये भी पिघलेगा, यानी आइस लाइन ऊपर की तरफ खिसकेगी। क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई तो आइस लाइन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आप बोलेंगे परमानेंट की तरफ या ऊपर की तरफ खिसकती जाएगी आइस लाइन। समर होगा तो क्या होगा, उसमें भी आइस लाइन ऊपर की तरफ खिसकेगी, पर ग्लोबल वार्मिंग से जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से जो आइस लाइन ऊपर खिसकेगी वो लंबे टाइम के लिए ये चेंज होगा, जबकि समर वाला सीजनल होगा। तो ये एक फ़र्क हो जाता है। एक कंसेप्ट और इसमें आता है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है। यूट्रोफिकेशन हमने रिवर वगैरह में पढ़ा होगा शायद आपने। यूट्रोफिकेशन ये क्या होता है, क्या होता है कि नदियाँ जो होती हैं, मान लीजिए एक नदी है और यहाँ पर केमिकल वगैरह बह के, जैसे कि हम क्रॉप्स वगैरह में, फसलों में बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो वो बह के या इंडस्ट्रीज से केमिकल्स वगैरह बह के यहाँ का न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन और फॉस्फेट अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो अचानक बढ़ने की वजह से ना यहाँ पर एल्गल ब्लूम हो जाता है। एल्गल ब्लूम यानी एल्गाई, जो हरे कलर के कवक बोलते हैं शायद हिंदी में, सॉरी आप चेक कीजिएगा एक बार, एल्गाई किसको बोलते हैं। एल्गाई और फंगाई होते हैं ना, फंगस, फफूंद और एल्गाई। तो एल्गाई हरी हरी पूरी यहाँ पर जम जाती हैं, और ये हाल ये होता है कि कभी तो कुछ एरिया में और कभी पूरे एरिया में जम जाता है यहाँ पर। अब जब ये जम जाता है तो नीचे सनलाइट पहुँच नहीं पाती, सनलाइट नीचे पहुँच नहीं पाती तो नीचे जो पेड़ पौधे पत्तियाँ होती हैं उनको फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, ये मर जाते हैं। अब ये जो एल्गाई होते हैं हरे हरे, ये भी डेड होते हैं, तो बैक्टीरिया इनको खाने आ जाता है। आपको पता ही है बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन करता है, तोड़ता है, तो उनको खाता है। तो ये डिकम्पोजिशन एक्चुअली ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, ऑक्सीजनीकरण होता है। तो इस वाटर में एक लिमिटेड ऑक्सीजन का लेवल है, लिमिटेड ऑक्सीजन है, उसको बैक्टीरिया ना बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से इस वाटर का ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर जो मछलियाँ, जो भी जल जीव हैं, वो मरने लगते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। अब आप एक बात याद रखिए कि नदियों की जो प्रोसेस होती है, ग्लेशियर में भी वही ऊपर प्रोसेस होती है, बस उनके नाम चेंज हो जाते हैं। तो जब ग्लेशियर में ये यूट्रोफिकेशन होता है तो वो किस वजह से होता होगा, सनलाइट, बेसिकली क्या हो रहा है, सनलाइट नीचे तक नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ पर क्यों नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि एल्गल ब्लूम हो गया, यहाँ हरी 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 वो पूरी चादर छा गई, यहाँ पर रोशनी जाने की कोई रास्ता नहीं बचा। जब ग्लेशियर में होगा तो ये आइस की मोटी शीट यहाँ पे जब हो जाएगी तो इतनी मोटी हो जाएगी कि वो सनलाइट ना पहुँच पाए, तो इसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। कल्चरल यूट्रोफिकेशन भी एक टर्म शायद आपने सुनी हो, वो तब बोलते हैं जब मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से अगर कुछ होता है, जैसे फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चर और ये सब एक्टिविटीज़ से, माइनिंग, इन सब से जब यूट्रोफिकेशन होता है उसको कल्चरल यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। बहरहाल हम अपने टॉपिक पे रहते हैं, हम पढ़ रहे हैं ग्लेशियर, हमने टाइप्स देख लिया। अब हम आ जाते हैं इनके लैंड फॉर्म्स पे। तो मैंने आपको पहले बताया कि दो टाइप के लैंड फॉर्म पढ़ेंगे हम। एक जो होगा इरोजन से यानी अपरदन से, और एक जो होगा एक होगा इरोजनल एक अपरदन, और एक होगा डिपोजिशनल यानी निक्षेपण। ठीक है, पहले जो हम देखेंगे जो शुरू में, वो सारे अपरदन से होंगे, यानी टूट फूट जो होगी। डिपोजिशन यानी वो टूट फूट जो है वो बह के चले जाए, या किसी भी हवा से, पानी से, ग्लेशियर के साथ बह के चले जाए, तो वो हो जाएगी निक्षेपण। हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टर्म के साथ। पहला टर्म जो है वो स्नो। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो कोई भी पहाड़ है या लैंड है, ऊपर से जो एटमॉस्फेयर से क्रिस्टलाइन सॉफ्ट आइस गिरती है, उसको स्नो बोलते हैं। अब मैंने स्नो आपको क्यों बताया, जब मैं बता चुका हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा लैंड फॉर्म है, भू आकृति है, वो है स्नाउट या थूथन। स्नाउट या थूथन। ऑब्वियसली ये भी क्या है, इरोजनल, ये ई से होता है, सॉरी, इरोजनल अपरदन की वजह से होगा। क्या होगा, जब ये स्नो इस बर्फ़ पे गिरेगी, इस लैंड पे या पहाड़ पे गिरेगी, ये भी लैंड भी ऊंचा होता है, ऊंचाई पे होता है, ये बात आप याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि ये पहाड़ी सिर्फ ऊंचाई पे होगा। बहरहाल तो ये जब स्नो यहाँ पर गिरेगी तो ये चट्टानों में जो दरार होंगी ना, इनमें ये स्नो भर जाती है। इस टाइम पे ये सॉफ्ट होती है, वाटर और आइस के बीच का एक फॉर्म होता है, इसका सॉफ्ट होता है। जब ये दरारों में भर जाएगी और ये जब जमेगी, हार्ड होगी, तो आपको पता है कि पानी के मुकाबले आइस का जो वॉल्यूम होता है, आयतन जो होता है, वो ज़्यादा होता है। तो जब जमेगी तो ये अपना स्पेस बढ़ाएगी। जब ये बढ़ाएगी तो इन दरारों को ये फाड़ के, ऐसे जमी हुई है ये फाड़ के बाहर निकल आएगी। बाहर निकल आएगी तो ये नीचे गिर जाएगी, और यहाँ पर एक इस तरीके से गड्ढा छोड़ आएगी, छोटा सा मतलब उतना छोटा भी नहीं,
छोटा गड्ढा छोड़ जाएगी, इसको हम बोल देते हैं स्नाउट या थूथन। अब इंग्लिश में तो आसान है ये कि स्नो आउट, स्नो क्या हुआ, आउट हो गया, इसलिए इसको स्नाउट बोल दिया। ये बात आप याद रखेंगे। अब इस यही स्नाउट अगर बड़े फॉर्म में हो जाए, प्लकिंग हो जाए, एक बात और आप याद रख लें, ये कंसेप्ट की बात है कि जो ये इरोजन और डिपोजिशन हम पढ़ रहे हैं, ग्लेशियर में जब टूट फूट होती है ना, आइस में जो टूट फूट होती है, छोटे मोटे कंकड़, छोटे मोटे बोल्डर्स, इतने बड़े बोल्डर भी छोटे मोटे कहलाएंगे जब हम पहाड़ ग्लेशियर की बात कर रहे हैं, तो छोटे मोटे जो ये टूटते हैं इनको बोलते हैं एब्रेशन, हिंदी में बोलते हैं घर्षण। इसको नोट कर लें आप लोग अगर कर रहे हो तो। और जब बड़ा कोई पार्ट ऐसे यहाँ से निकल के टूट जाए, बोलते हैं ना प्लग हो गया, इसको प्लग हो जाने को भी कुछ बोलते हैं हिंदी में उत्खनन। तो ये यहाँ से इसका उत्खनन हो गया, माइनिंग में यूज़ करते हैं ना वर्ड में उत्खनन। तो ये दो प्रोसेस आपको याद रखना है, एब्रेशन घर्षण, उत्खनन प्लकिंग, ये दो प्रोसेस होती हैं। तो ये जो ये स्नाउट निकला है ना, ये प्लकिंग है। क्यों? एक टुकड़ा निकल गया, छोटे बोल्डर टूटते घिस विस के, घर्षण होके, तो उसको एब्रेशन बोलते हैं हम। तो एब्रेशन और प्लकिंग आपको याद रखना है। हम देख रहे थे स्नाउट, स्नो आउट हो गया तो बन गया स्नाउट। अगर यही स्नाउट अगर बड़ा हो, मान लीजिए ये एक पहाड़ है और इसका एक बड़ा पार्ट ऐसे निकल गया और ये जाके नीचे गिर गया। पहले हम बता चुके हैं कि अगर ऐसे पहाड़ से नीचे जाके नीचे ले आता है तो यहाँ पीडमोंट ग्लेशियर बन जाता है, राइट। तो पीडमोंट ग्लेशियर को मैंने आपसे बोला था, मैं आपको आगे बताऊंगा उसको, उसकी टर्म क्या होती है, पार्श्ववर्ती ग्लेशियर होती है। तो ये नीचे पार्श्ववर्ती ग्लेशियर है, पीडमोंट ग्लेशियर बना लेगा। ये जो टूटा ये चेयर जैसा बना लेगा, कुर्सी जैसी एक आकृति बना लेगा। इसको हम बोलते हैं सर्क, SCIRQE, सर्क। इसका हिंदी होता है हिमगह्वर, अगर आपको समझ में आ रही है मेरी राइटिंग, हिमगह्वर। तो ये जब छोटा तो स्नाउट, बड़ा तो सर्क। सर्क इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको आप ध्यान रखिए, इसको हम बहुत यूज़ करने वाले हैं। तो छोटा स्नाउट, बड़ा सर्क। अब हम आगे देख लेते हैं क्या होता है। सर्क आपको समझ में आ गया है, स्नाउट समझ में आ गया। अभी हम पहाड़ के ऊपर ही हैं। मान लीजिए ये एक सर्क बना, पहाड़ के एक तरफ एक सर्क बना, एक दूसरा सर्क ये बन गया, एक ये बन गया। पहाड़ के दूसरी तरफ चले हम, वहाँ पर भी ये दूसरी तरफ आए हम, वहाँ पर भी 1 2 3 4 ऐसे लाइन में सर्क बनते जाएं। तो ऊपर से कैसा 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 शेप बनेगा? अगर हम इसको यहाँ से देखें, टॉप व्यू से देखें, तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। देखिए आप, ऐसा सर्क निकला हुआ दिखाई देगा। इसको हम बोल देते हैं, इस आकृति को ऊपर ये रिज जैसा दिखाई देगा। ये जो है ये एक पहाड़ की नुकीली एक सीधा रिज पहाड़ी दिखाई देगी। इस आकृति को अगर आपको डायग्राम से समझ में आ रहा है, यहाँ लाइन से सर्क निकलते गए, दोनों साइड से, दो तरफ से निकले। ऊपर से हमने देखा, जब यहाँ ऊपर से देख रहे हैं तो ये ऐसा दिखेगा। इसको बोल देते हैं हम एरीट, ARETE, या हिमोड़। तो पहला हमने देखा स्नो आउट हुआ, स्नाउट या थूथन। दूसरा हमने देखा बड़ा एक आउट हुआ, इसको बोलते हैं सर्क। तीसरा हमने देखा अगर ये लाइन से दो तरफ से, पहाड़ से लाइन से निकल जाए, ऊपर एक ऐसी रिज बन जाए, शार्प रिज बन जाए, इसको हमने बोल दिया अरीट या हिमोड़। अब ये दो तरफ से निकला था, मान लीजिए एक पहाड़ है, अब चारों तरफ से ये निकल जाए, चारों तरफ से, तो ये पहाड़ मशरूम जैसा बन जाएगा। ऊपर बच गया और नीचे ये सब ये निकलते गए तो ये मशरूम जैसा बन जाएगा। इसको हम बोल देते हैं गिरीश्रंग या हॉर्न या गिरीश्रंग। मज़े की बात ये है कि अभी तक हम ग्लेशियर में नहीं पहुँचे हैं। ग्लेशियर कैसे बनेगा अभी आपको समझ में आएगा। ये हम पहाड़ में बर्फ़ जमी है, ये मूव नहीं कर रही कोई भी इसमें से। मैंने आपसे बोला क्या कि मूव कर रहा है ये। जब तक वो मूव नहीं करेगा, उसमें थोड़ा पानी नहीं होगा, उसको ग्लेशियर नहीं बोलेंगे। और अगर वो मूव नहीं कर रहा है, वहीं पर है, तो उसको पहाड़ी बोल देंगे ना। बर्फ़ जमा हो गया तो उसको ग्लेशियर क्यों बोलने लगेंगे? ग्लेशियर में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए ना पहाड़ से। और पानी कब आएगा? जब वो थोड़ा पिघले,
उसमें तभी आएगा, तो उसके लिए पानी के लिए टेम्परेचर चाहिए, राइट। तो अभी हम ग्लेशियर तक पहुँचे नहीं हैं, पर ये लैंडफॉर्म्स ग्लेशियर पढ़ने में ग्लेशियरोलॉजी में ही पढ़े जाते हैं। पहला हमने पढ़ा स्नो निकल गया, स्नाउट थूथन। दूसरा हमने पढ़ा सर्क, बड़ा वाला निकल गया। जब यही लाइन में निकल गए तो सर्क को हमने बोला था गहवर। और तीसरा हमने पढ़ा जब लाइन में निकल गए तो एरीट, हिमोड। चौथा हमने पढ़ा मशरूम शेप, जब ये बन गया, मशरूम शेप लिखिए नहीं आप, आपके समझने के लिए बोला हमने, हॉर्न, गिरीश्रंग। अब एक और आप देखिए, ये पहाड़ है, मान लीजिए ये गहरा सर्क हुआ, इसमें दूसरी तरफ ये गहरा सर्क हुआ। अब इनकी गहराई ऐसी बढ़ती जाए कि ये आर पार दिखने लगे, तो ये होल जैसा बन जाएगा। जब ये होल जैसा बन जाता है तो इनको बोलते हैं कोल। इसको हिंदी में भी शायद कोल ही बोलते हैं। तो ग्लेशियर कोल किसको, पहाड़ के बीच में सर्क ऐसे बने इतने गहरे दो तरफ से, ये आर पार दिखने लगे, ईजी है कोल। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको याद रखना चाहिए, इंदिरा कोल कश्मीर में है। ये इंडिया का सब नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है। जैसे साउथ में कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट नीचे भी है जो अंडमान निकोबार में है, आपको पता होगा शायद, ग्रेट अंडमान आइलैंड में। इसी तरीके से इंडिया का अगर ये मैप बनाए हम, तो ये कश्मीर है, जो भी है, यहाँ पर इंदिरा कोल है। क्या है, आर पार दिखने वाला, ये इंडिया का सब नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है, इंदिरा कोल। ठीक है, एक लैंडफॉर्म और पढ़ लीजिए, फिर हम ग्लेशियर तक पहुँच जाएंगे। एक नूनाटक पढ़ेंगे। अभी तक ये सब क्या है, इरोजनल, अपरदन वाले हैं। अभी हम डिपोजिशनल निक्षेपण पे नहीं पहुँचे हैं। निक्षेपण पे पहुँचेंगे है ना, हमारा ग्लेशियर वाला काम शुरू है। तो अभी हम नूनाटक, नूनाटक क्या होता है, ये टर्म नोट कर लीजिए। नूनाटक क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये एक पहाड़ है और इसमें यहाँ तक बर्फ़ जमी हुई है, उसका सिर्फ कैप दिख रहा है, हेड दिख रहा है, ठीक है। इसकी फ़ोटो मैं कोशिश करूँगा वीडियो में डाल दूँ इन सब की। तो ये, इसको हम बोल देते हैं नूनाटक। मान लीजिए यहाँ भी एक पहाड़ है, उसका भी सिर्फ हेड दिख रहा है, ये पूरा प्लेन जैसा दिख रहा है आइस जम जाने के, जैसे ये आकृति, ऐसी आकृति जहाँ पर मिलेगी उसको हम बोल देंगे नूनाटक। हो गया। तो हमने क्या क्या देख लिया, मैं आपको क्विक रिवीजन कर देता हूँ। ये एक पहाड़, इसमें स्नो गिरी, दरारों में उसने वॉल्यूम बढ़ाया और ये टूट के निकल गया स्नो आउट, थूतन। ये इसी का बड़ा वाला निकल गया, चेयर जैसी आकृति बना लिया, तो वो हो जाएगा सर्क, वो हो जाएगा सर्क। सर्क को हमने बोला था हिमगहवर, हिमगहवर। अब यही सर्क बहुत सारे लाइन से निकल जाए, दो तरफ से निकल जाए, ऊपर ऐसा रिज बन जाए, हमने बताया था, तो इसको बोल देंगे हम अरीट या हिमोन। अगर चारों तरफ से निकल जाए, मशरूम जैसा बन जाए तो हॉर्न या गिरीश्रंग। इसके बाद हमने देख लिया कोल यानी होल, आर पार दिखने लगे। इसके बाद हमने देख लिया नूनाटक, अगर सिर्फ हेड दिखाई दे पहाड़ का, ऊपर बर्फ जमी हो मैदान जैसे ऊपर से दिखाई दे, इसको बोल देंगे नूनाटक। अब हम नेक्स्ट उस पर पहुँचते हैं। अब ये ऊपर पहाड़ था और हमने देख लिया कि कैसे कैसे पहाड़ से कभी स्नाउट, कभी सर्क वगैरह बड़े बड़े ये निकलते हैं। और ये बड़ा सा ग्लेशियर, ये पिघलने की वजह से ही सब निकलते हैं। तो ये बड़ा सा ग्लेशियर अब ऊंचाई से नीचे की तरफ खिसकना चालू होता है, ये ग्लेशियर है आपका, ठीक है। अब ये ग्लेशियर जो है अलग अलग जगह इसके साथ नीचे जैसे जैसे खिसकता है, तो कभी कुछ उठा हुआ भाग मिलेगा, कभी कुछ दबा हुआ भाग मिलेगा, कहीं टूटेगा, कहीं गिरेगा, कहीं वैली बनाएगा, घाटी बनाएगा। तो वो कौन कौन से लैंडफॉर्म बनाएगा, कैसी कैसी भू आकृति बनाएगा, उनको हमको पढ़ना है। इनसे आपके ऑप्शनली बनते हैं, इनसे आपके मेंस में 3 मार्क्स, 5 मार्क्स और 11 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि इरोजनल बोल देगा, इरोजनल अपरदन वाली भू आकृतियाँ ग्लेशियर कौन से बनाते हैं, उनके नाम लिखिए, उनको एक्सप्लेन कीजिए। या फिर किसी एक को पूछ लेगा हिमोड या अरीट क्या होता है, सर्क क्या होते हैं, तो आपको छोटा सा डायग्राम बना के बता देना है। हम पढ़ते हैं पहला अब रॉश मोंटेने भेड़शिला। भेड़शिला कैसे बनती है, ऊपर से ग्लेशियर नीचे आना शुरू हुआ। ये बात आप याद रखिएगा कि जैसे जैसे ही नीचे आता जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर, ताप जो है वो बढ़ता जाएगा, इसका पिघलना जारी होता जाएगा, पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी। पर अभी ये बर्फ़ का टुकड़ा है और मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऊंची उठी हुई चट्टान जैसा कुछ आ गया या कुछ भू आकृति है जो यहाँ पे आ गई, इससे ये टकराएगा। तो आपको इसमें 2 लैंडफॉर्म याद रखना है। एक तो
ROCHE, रॉश माउंटेनी, TNNE, रॉश माउंटेनी, इसको बोलते हैं भेड़ शिला। और एक बनती है क्रेक एंड टेल, क्रेक और पूंछ इसको हिंदी में बोलते हैं। क्रेक को हिंदी में लिख लीजिएगा, सॉरी, ठीक है। रॉश माउंटेन और क्रेग एंड टेल, क्रेग और पूंछ, भेड़ शिला। भेड़ शिला क्यों? रॉश माउंटेन तो नहीं समझ में आ रहा। रॉश यानी पालतू जानवर होता है, शायद ही कुछ यूरोपियन टर्म है। तो भेड़ शिला क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जैसे जब इसको चट्टान मिलती है ना ऊंचा उठा हुआ, ये स्पीड से आ रहा होता है, इससे टकराता है। तो आपने देखा होगा जब हम बर्फ़ का गोला खाते हैं तो जो लकड़ी छीलने वाला एक वो चिज़ल जैसा होता है ना, यहाँ पर उसमें ब्लेड जैसा वो लोहे का लगा रहता है, और बर्फ़ इसके ऊपर घिसते हैं। बर्फ़ घिसते हैं तो नीचे हमारे ग्लास में उसके बर्फ़ के चुरके जाते रहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जाते रहते हैं, उसी में हम वो कलर डाल के हमको बर्फ़ का गोला बना के देते हैं। उसी तरह कुछ यहाँ होता है, जब ये इससे घिसता है तो यहाँ पर इसके छोटे छोटे टुकड़े, यहाँ पर छोटे छोटे फॉर्म में इसके शेप को ऐसा जेंटल स्लोप, मंद स्लोप यानी ढाल, मंद ढाल बना देते हैं, और दूसरी तरफ इसके बड़े बड़े टुकड़े हो जाते हैं तो ये स्टीप स्लोप यानी खड़ी ढाल हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ी निशानी यही है, आपको यही याद रखना है रॉश माउंटेन भेड़ शिला क्रेग एंड टेल में, कि जिस तरफ से ग्लेशियर आ रहा है उस तरफ मंद स्लोप, जेंटल स्लोप, दूसरी तरफ स्टीप स्लोप, खड़ी ढाल हो जाएगा। इसको बोल देते हैं रॉश माउंटेन या क्रेग एंड टेल। ये दोनों अलग चीज़ हैं तो ऑब्वियसली इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि क्रेग एंड टेल में यहाँ पर छोटे छोटे बोल्डर भी पड़े मिलते हैं और यहाँ पर नहीं मिलते। यहाँ पर सिर्फ ऐसा जेंटल स्लोप होता है, मंद ढाल होता है, यहाँ पर खड़ी ढाल होती है। ये हो गया आपका रॉश माउंटेन या भेड़ शिला, क्रेग एंड टेल, क्रेग एंड पूंछ। नेक्स्ट जो अब ये जब आगे बढ़ेगा तो अब आपको एक बात हमेशा याद रखिए, ये नदियों के साथ भी होता था। इसमें जो रॉक्स होती हैं ना पहाड़ों में या ज़मीन में, प्लेट्यूज़ में, तो प्लेट्यू में, पठार में, तो वो कुछ सॉफ्ट होती हैं, कुछ हार्ड होती हैं। तो जो सॉफ्ट वाली होती है ना वो आसानी से नदी भी उनको काट लेती है और हार्ड वाली को नहीं काट पाती, तो वहाँ पे भी सीढ़ी नुमा आकार बनाती है। अब ये ग्लेशियर ऊपर से नीचे आ रहा है, हम देखते जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ इसको हार्ड रॉक मिलेगी, कुछ सॉफ्ट मिलेगी, तो ये ऐसे सीढ़ी जैसा आकार बना लेगा। इसको आप जब अपने डायग्राम बना के बताना होगा ना तो उसको ऐसा बता देंगे। ये सीढ़ी छोटी छोटी नहीं होती, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, पर दूर दूर मतलब कई कई मीटर किलोमीटर में भी हो सकती है ये। तो ये ऐसे शेप में हो जाता है, ये लेक जैसा हो जाता है, क्योंकि इसमें आप पानी बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ऐसा सब नीचे आते जा रहे हैं। तो ये ग्लेशियर के नीचे आने की वजह से ये खड़ा इरोजनल एब्रेशन करता है, खड़ा खड़ा ढाल बनाता है। तो सॉफ्ट रॉक काटते जाता है, हार्ड रॉक वहीं रहती है, उसकी वजह से क्या बनता है, इसको बोलते हैं झील माला या पेस्टर नोस्टर लेक। क्या बोलते हैं इसको, ये सीढ़ी नुमा जो बना, पेस्टर नोस्टर लेक या झील माला। झील माला क्यों झील माला बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक झील मान लो, इसको एक झील ये मान लो, इसकी एक माला सी बनती गई, इसलिए इसको झील माला बोल दे रहे हैं। सीढ़ी नुमा इसका सबसे बड़ा, आप अगर आपने लिख दिया कि स्टेयर केस जैसा ये बन जाता है तो आपके नंबर पक्के हैं। पेस्टरनोस्टर लेक या झील माला। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो भूआकृति बनाने वाला है ग्लेशियर हमारा, वो देख लीजिए, यू शेप्ड वैली। यू शेप्ड वैली, यू आकार की घाटी। अब जब हम नदी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें वी शेप और आई शेप की घाटियाँ बनती हैं। क्या होती है वी शेप आई घाटियाँ? एक बात आप याद रखिए कि जब भी नदी या ग्लेशियर कोई भी तेज़ गति से आ रहा होता है, ऊंची ढलान से आ रहा होता है, उसमें ज़्यादा ताकत होती है, तो वो वर्टिकल खड़ा खड़ा वो इरोजन करता है। तो जब ये पहले तो इतना रहता है, जब ये खड़ा खड़ा इरोजन करता है ना तो वी शेप की वैली बना लेता है। दोनों तरफ पहाड़ हैं और ये बीच में खड़ा कर रहा है। तो ये पर जो ग्लेशियर होता है, जब ये नीचे उतर रहा होता है ना, पहाड़ में नीचे उतर रहा होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल इरोजन करता है। तो ऐसे ये वी शेप की, ये यू शेप की वैली बनाता है। समझ रहे हैं आप?
ये ग्लेशियर हमारा उतर रहा था, ये सॉफ्ट रॉक को तोड़ रहा है, हार्ड रॉक को भी थोड़ा बहुत जो तोड़ पाया तो उससे यू शेप की बनती है। आई और वी हमेशा रिवर के साथ बनती है, नदियों के साथ बनती है। यू शेप की जब बात आएगी तो ग्लेशियर के साथ या हिमनद के साथ बनता है। तो ये यू शेप की वैली बना लेता है। क्यों? क्योंकि ये खड़ा अपर्दन नहीं कर पा रहा, खड़ा एरोजन नहीं कर पा रहा, वर्टिकल एरोजन नहीं कर पा रहा, ये हॉरिजॉन्टल एरोजन कर पा रहा है, उसकी स्पीड इतनी नहीं है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये मान लीजिए ये यू शेप वैली बनाया ग्लेशियर ने, ठीक है, ये क्योंकि अब ये पुराना हो गया है, बहुत ऊपर से नीचे आते जा रहा है, तो ये वैली बनते बनते गहरी हो गई है, डीप हो गई है। पर कुछ ग्लेशियर कहीं और से भी आ रहे होंगे, मान लो ये ऐसे है, कुछ ग्लेशियर कहीं और से भी आ रहे होंगे और वो छोटे होंगे। मान लो एक ग्लेशियर, जैसे नदियों से उनकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदी मिलती है ना, ठीक है, ऐसे ही हो रहा है ग्लेशियर में भी। तो ये मान लो एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। अब ये पानी तो है नहीं पूरी तरीके से, ये बर्फ़ के बड़े टुकड़े हैं। ये एक अपना मेन ग्लेशियर आ रहा है। तो जब ये छोटे ग्लेशियर आकर के ये गहरी है बीच में हमारी, अगर आपको होपफुली समझ में आ रहा हो डायग्राम से, ये गहरी वैली है हमारी। और ये जो ऊपर से ये आ रहे हैं हमारे छोटे वाले ग्लेशियर, जो इसके ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर कह सकते हैं आप। तो ये ऊपर से लटके हुए मालूम होते हैं, बर्फ़ के टुकड़े बड़े बड़े लटके हुए मालूम होते हैं। तो ये इसलिए इनको नाम दिया जाता है हैंगिंग वैली, क्योंकि वैली तो ये भी बना रहे हैं पर ये इतनी गहरी नहीं है, ये भी वैली से ही आ रहे हैं, एक गड्ढा करते हुए आ रहे हैं ना ज़मीन में। इसके ये ऊपर होगा, ये जो प्ले स्पेस है ये नीचे होगा और ये ऊपर होगा। जैसे कैसे, जैसे ये आपको अगर दिख रहा हो तो ये गहरा है, ये ऊपर उठा हुआ है, ये गहरा है, तो ये वैली है इन दोनों के बीच की, ये भी यू शेप्ड वैली कहलाएगी। तो ये भी यू शेप वैली बना रहे हैं पर कम गहरी है। तो ये सहायक नदियों जैसे ये आके ट्रिब्यूटरी रिवर जैसे आके लटके रहते हैं, इनको बोलते हैं हैंगिंग वैली या निलंबित घाटी। अब ये तो एक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी हो अगर, है ना, इसी तरीके से यहाँ पे भी है, तो इनको बोल देते हैं ट्रंकेटेड स्पर। अब इसकी कहानी सुन लीजिए आप ट्रंकेटेड स्पर की, होपफुली आपको ये डायग्राम से समझ में आ रहा हो। हम नदियों पे आते हैं, इससे आपको समझ में आएगा। नदियों में क्या होता है कि जो प्लेट्यू होते हैं, ये प्लेट्यू हुआ, इसके नीचे फिर लैंड होता है, मतलब मैदानी क्षेत्र होता है, प्लेन होता है, ये पठार है, यहाँ से नदियाँ आती हैं, यहाँ से एक नदी, दो नदी आती हैं। नदियों का जो नेचर होता है वो क्या होता है, जहाँ से भी आ रही हैं उसको गहरा करना है, उनका मकसद होता है ये। ठीक है, ये प्लेट्यू को ये चाहते हैं घिस घिस के ये तो मैदान के बराबर कर डालें, इनकी ये प्रवृत्ति होती है, इनका नेचर होता है। मैदान को चाहती हैं और घाटी बना डालें, पर प्लेट्यू को पूरा घिस नहीं पाती। क्यों? वही बात कि इसमें हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक दोनों होते हैं। तो जब ये सॉफ्ट रॉक को घिस पाती हैं तो नदी, ये जो छोटी वैली बनाते हैं प्लेट्यूज़ में, तो जो गहराई बनाती हैं उसके दोनों तरफ ये उठे हुए वो रहते हैं पार्ट्स। जैसे ये गहरा बना दिया तो एक ये उठा हुआ, एक ये उठा हुआ, तो ये जो उठे हुए पोर्शन होते हैं ना, इनको बोलते हैं स्पर। हिंदी में भी शायद स्पर ही बोलते हैं इनको। और इसके तो इसी तरीके से इनको भी स्पर बोल रहे हैं। ये जो आया, ये इनके जो उठे हुए पार्ट होंगे ना, ये नीचे से ग्लेशियर निकल रहा है गहराई से, उठे हुए पार्ट को स्पर बोलेंगे। और इनके दोनों तरफ भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्लेन एरिया होगा, जो उठे हुए स्पेस होंगे ना उनमें भी काट छाट होती रहती है, कुछ छोटे ग्लेशियर, कुछ नदी पानी जो भी। तो इसलिए इनका नाम रख देते हैं ट्रंकेटेड स्पर। तो हमने इसमें क्या देखा, हैंगिंग वैली देख ली, निलंबित घाटी की नीचे गहरी वाली वैली में सहायक नदियों जैसे ट्रिब्यूटरी रिवर जैसे ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स आ रहे हैं, वो लटके हुए से मालूम होते हैं, इसलिए निलंबित या हैंगिंग वैली और ट्रंकेटेड, यही सब मिला के पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम कैसा हो जाएगा। ऊपर से अगर हम टॉप व्यू से देखें कि कैसा सिस्टम होगा, ये मेन हमारा ये ग्लेशियर जा रहा है और इसमें आके मिला एक सहायक, इसमें आके मिला एक सहायक, तो ये पूरा जो सिस्टम है ये हो जाएगा ट्रंकेटेड ग्लेशियर, ट्रंकेटेड स्पर, ट्रंकेटेड स्पर। तो इतना हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, हम नीचे आ चुके हैं। अब पहाड़ से होते होते हमने स्नाउट बनाया, सर्ग बनाया, हॉर्न बनाया, फिर नीचे आ रहा है तो क्रेगन टेल और रोश माउंटेने, उसके बाद फिर वो सीढ़ी नुमा हमने बनाया था पोस्टरनोस्टर लेक। उसके बाद अब होते होते हम ये इतने नीचे आ गए हैं कि अब
ग्लेशियर जो है वो पूरा पिघलने लगा है, ठीक है। ये ग्लेशियर जो है अब पानी पानी के फॉर्म में बहेगा, और ये जो पानी होता है ये एक्चुअली फ्रेश वाटर होता है, मतलब साफ़ पानी होता है। ये सुपीरियर लेक और वो सब जो द ग्रेट लेक्स हैं यूएस की 5, सुपीरियर, ह्यूरॉन और एरी और वो जो पांचों लेक्स हैं, उनमें जो पानी होता है उनको भी फ्रेश वाटर बोलते हैं, पर वहाँ पे भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं, माइंस हैं, वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, पर ये बिल्कुल साफ़ पानी होता है। अब जब ये पानी बहने लगा, यानी अब ये अपने साथ जो ऊपर से जो सब लेकर के आया था, बोल्डर, पत्थर, बड़े बड़े सिल्ट, क्ले, उनको अब ये बहा के ले जाने की इसमें ताकत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ढलान से पानी उतर रहा है, तो ये जो बहा करके बोल्डर्स, पत्थर्स, बोल्डर, स्टोन और सेडिमेंट्स जो भी ये नीचे लेकर के आएगा ना, ये पहाड़ से उतर आए, हम पूरी कहानी हमने देख लिया। यहाँ पे ये अब ये बहने लगा, ठीक है। एक ग्लेशियर ये आगे, एक ये आ गया, ये बह रहा है। ये अपने साथ क्या लेके जा रहा है? सेडिमेंट्स लेके जा रहा है। अब आप समझिए कि यहाँ से सेडिमेंट्स आया, इसने इसको किनारे पे कहीं पे इकट्ठा कर लिया। जहाँ पे भी ये इकट्ठे होंगे, यहाँ इकट्ठे हों, यहाँ इकट्ठे हों, जहाँ भी इकट्ठे होंगे इनको क्या बोलेंगे? मोरेन्स। यानी हिंदी में इनको बोलते हैं हिमोर। जहाँ पे भी इकट्ठे होंगे मोरेन्स, हिमोर। अब ये किस जगह इकट्ठा हो रहे हैं, किस शेप के इकट्ठे हो रहे हैं, उस हिसाब से इनके नाम पड़ते जाएंगे। पहला, अगर ये यहीं पे किनारे पे इकट्ठा हो जाए, इसको बोल देंगे लेटरल या पार्श्विक। लेटरल, पार्श्विक, हिमोर या मोरेन। लेटरल। बीच में हो जाए तो मिडिल, मध्य, हिमोर। पर आप एक बात याद रखिए कि अगर ये बीच वाला ऐसा हो जाए कि ऐसा लगे कोई नाव पलटी हुई है, नाव के शेप का ऐसे उठा हुआ हो, तो इसको बोल देते हैं ड्रमलिन। ये इंपॉर्टेंट है, ड्रमलिन। हिंदी में भी ड्रमलिन बोलते हैं, ड्रमलिन। ड्रमलिन हो गया, हमने लेटरल देख लिया, ड्रमलिन देख लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अब केम एंड कैटल। हिंदी में भी यही बोलते हैं, क्या? केम एंड कैटल। केम, कैटल क्या होते हैं? ये जो सेडिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं ना, और आकृति बना रहे हैं, अगर ये छोटी छोटी आकृति ऐसे उठी हुई है, ये बात आप ध्यान रखिए, ऐसे 4, 5, 6, 7, 8 जितनी भी एक झुंड में बना लें, तो इसको एक को बोलते हैं केम, ठीक है। उठी हुई छोटी छोटी आकृतियाँ ये एक होती हैं केम। इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? हमॉक्स। हिंदी में बोल देते हैं हमक, हमॉक्स। ये पूरे ग्रुप को क्या बोलते थे? हमॉक्स। इतनी शेप के अगर डिप्रेशन हो, गड्ढे हों और उनमें भर जाए पानी, तो इसको क्या बोल देंगे? कैटल। ये जो पानी भर गया इसको क्या बोल देंगे? कैटल। एक छोटा सा डिप्रेशन है, गड्ढा है, उसमें पानी भर गया, कैटल। तो हमने क्या क्या देख लिया? ऊपर से आया, पानी बह रहा है, साइड में लग गया तो लेटरल या पार्श्विक हिमोर या मोरेन्स, इनको मोरेन्स बोलते हैं। बीच में बन गया अगर तो मिड मोरेन्स या मध्य हिमोर। और अगर ये उल्टी नाव के शेप का बन गया तो ड्रमलिन। इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम। अगर ये छोटे छोटे उठे हुए बहुत सारे ग्रुप में बन गए, छोटे छोटे उठे हुए उठी हुई आकृति, उठी हुई भू आकृति, तो इनको बोल देते हैं केम। और अगर ऐसी छोटी गड्ढे हो जाएं, डिप्रेशन हो जाएं और उनमें पानी भर जाए, उसको बोल देते हैं कैटल। इस पूरे ग्रुप को बोल देते हैं हमॉक्स, हमॉक्स, ठीक है। तो ये आपसे या तो ऑप्शंस में पूछ सकता है कि केम या कैटल का डिफरेंस, या ऑप्शन में जिस भी तरीके से उनको पुटअप करना हो इन आकृतियों को, ये कर देंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए यही सेडिमेंट्स बहते हुए भी एक लंबी आकृति ऐसे बना लें, यहाँ पे ऐसे इकट्ठे हो जाएं कि बीच से बिल्कुल रास्ते में किनारे भी बन सकते हैं, ये ऐसा कोई रास्ते में बीच में बनने का नहीं है। तो ये लंबी सक्रिय आकृति को बोलते हैं हम एस्कर।
हिंदी में भी एस्कर ही बोलते हैं। तो बहरहाल हो क्या रहा है, हमने देखा कि ऊपर से हम होते होते बोल्डर, पत्थर, स्टोन, क्ले, सिल्ट, ये सब अपने साथ लेके आया ग्लेशियर, यहाँ पर आके टेम्परेचर की वजह से पिघल गया। अब ये पानी के फॉर्म में बह रहा है, साथ में उन सेडिमेंट्स को लेके आ रहा है। साइड में लगाया तो लेटरल मोरेन्स बोलते हैं, जहाँ पे भी जमा होगा ये मोरेन्स। साइड में लगा दिया तो लेटरल पार्श्विक, बीच में लगा दिया तो मध्य मिडिल। नाव के उल्टे नाव के शेप का तो ड्रमलिन्स, छोटे छोटे ऐसे उठे हुए उनको शेप को बोल देते हैं कैम। गड्ढा हो जाए छोटा, उसमें पानी भर जाए कैटल, इनके ग्रुप को होमॉक्स। लंबा ऐसा हो जाए तो एस्कर। एक कहीं पे जगह होगी जब पानी का फ्लो जो है इतना नहीं होगा कि मोरेन्स को और आगे घसीट के ले जा पाए, इसको बोल देते, ये टर्मिनल हो गया। अब तो इसको बोल देते हैं टर्मिनल, टर्मिनल मोरेन्स, हिंदी में भी टर्मिनल मोरेन्स बोलते हैं। इसका मतलब ये है जहाँ टर्मिनल मोरेन्स बन गए, इसके आगे जो है मोरेन्स या जो सिल्ट, क्ले, बोल्डर जो था, ये बह के बड़े बोल्डर अब आगे नहीं जाएंगे। पानी में इतनी जान नहीं है कि इसको आगे लेके जाएं। अब पानी सिर्फ बहेगा, ठीक है। अब सिर्फ इसको पार करके पानी बह पाएगा। पानी जो बहेगा ना, पानी में छोटे छोटे कण फिर भी जाते हैं, क्ले, सिल्ट वगैरह के। तो हम जैसे नदी बनती है तो उसमें फ्लड प्लेन या एलुवियल प्लेन पड़ते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी प्लेन जो पड़ जाते हैं, तो ये वॉश करके बड़े बोल्डर को तो नहीं ले जा पा रहा पानी, पर उसके बाद भी वो पत्थरों को, बड़े बड़े टुकड़ों को वॉश कर करके ले करके जा रहा है। तो इसको बोल देते हैं, जो वॉश करके जाता है ना, आउट वॉश या अपक्षेप मैदान। यहाँ पे जो ग्राउंड बन जाएगा ना, ये जो प्लेन बन जाएगा, मैदान बन जाएगा, इसको बोल देते हैं अपक्षेप मैदान या आउट वॉश प्लेन। तो यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आया। इतने ही लैंड फॉर्म्स हैं। ये टोटल आपका ग्लेशियर हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ मैं। काफ़ी लंबा हो गया वैसे वीडियो, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं। हमने देखा पहाड़ पे स्नो गिरी, बर्फ जमा, दरारों में जमी, इसका आयतन बढ़ा, ये टूटा स्नाउट, थूथन इसी को बोल दिया, थूथन। इसके बाद स्नाउट, पहले ग्लेशियर बना, उसके टाइप तो हम कई बार रिवाइज कर चुके हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो थूथन के बाद जो इसी का बड़ा बन गया, जिसको हम सर्क बोलते हैं, सर्क को बोलते हैं गहवर। ये सर्क बन गया, चेयर जैसा बन गया। अगर गहवर या सर्क लाइन में बन गए दो तरफ माउंटेन के, तो ऊपर से ऐसा दिखाई देने लगा, ये हम देख चुके हैं। तो इसको क्या बोल देंगे, अरीट या हेमोर, ठीक है। चारों तरफ से अगर ऐसे ही बन जाए और बीच में मशरूम जैसा ये बन जाए, तो इसको बोल देते हैं हॉर्न या हिमशृंग। अगर एक पहाड़ है, इतना गहरा सर्क हो कि दोनों तरफ से मिल जाए, बीच आर पार दिखाई देने लगे, उनको बोल देते हैं कोल। अब यहाँ से जब ग्लेशियर ये टूटे और ग्लेशियर नीचे जा रहा है, बीच में कोई उठा हुआ आया, तो रॉश माउंटेन है या भेड़शिला, भेड़शिला बन जाएगी, ठीक है। इसमें भेड़शिला की पहचान क्या है कि जिस तरफ से ग्लेशियर आ रहा है उस तरफ मंद स्लोप, मंद ढाल, और दूसरी तरफ स्टीप स्लोप यानी खड़ी ढाल, यानी कुछ ऐसा बनेगा ये। यहाँ पर जेंटल स्लोप, यहाँ पर खड़ी ढाल, ठीक है। यही क्रेगन टेल भी सेम होता है, ग्लेशियर जिस तरफ से आ रहा है, पर यहाँ पर छोटे छोटे बोल्डर मिलते हैं इनमें, और इनमें सिर्फ यही भेड़शिला और इसमें सिर्फ यही फ़र्क होता है। उसके बाद हमने देख लिया था नूनाटक। नूनाटक क्या होता है कि अगर पहाड़ का सिर्फ ऊपर का हेड दिखाई दे, जो ऊंची इसकी शीर्ष इसका दिखाई देता है, उसको बोल देते हैं, बाकी पूरा बर्फ़ से ढका है, प्लेन दिखाई देता है, इसको बोलते हैं नूनाटक। फिर पेस्टरनोस्टर लेक या झील, जो सीढ़ी नुमा झील बनाई जाती है, क्यों बनती है ये, सॉफ्ट और हार्ड रॉक, सॉफ्ट को काट लेता है ग्लेशियर और हार्ड को नहीं काट पाता, तो यहाँ से ये बहता जाता है ग्लेशियर, और इसको बोल देते हैं पेस्टरनोस्टर या झीलमाला, पेस्टरनोस्टर लेक या झीलमाला। फिर ये गड्ढा जो बना रहा है अपने रास्ते में बनाता जा रहा है, वैली जो बना रहा है वो यू शेप वैली बनाता है। यू शेप वैली जो गहरी होती है, इसमें जब इसकी सहायक ग्लेशियर आके लटके हुए दिखाई देते तो उनको बोल देते हैं हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली अब एक ही नहीं होती, कई होती हैं, तो इसको, ये पूरे सिस्टम को बोल देते हैं ट्रंकेटेड स्पर। ये हमने देख लिया। इसके बाद हमने क्या देखा कि अब नीचे आ गया ग्लेशियर काफ़ी, अब ये डिपोजिशनल मतलब पिघल गया है पूरा, अब ये बहेगा पानी के फॉर्म में, इसलिए डिपोजिशन करेगा। डिपोजिशन को क्या बोलते हैं, मोरेन्स, या फिर डिपोजिशन जो भी होता है उसको हिमोन बोलते हैं। मोरेन किनारे लग गया तो लेटरल पार्श्विक मोरेन, बीच में बना तो मध्य मोरेन या हिमोन,
मिडिल। अगर ये उल्टी नाव के शेप का बना तो ड्रमलिन। अगर ये किनारे छोटे छोटे ऐसे उठे हुए उसमें बन गया तो इसको बोल देते हैं केम। अगर इसमें छोटे गड्ढे में पानी भर गया इसको बोल देते हैं कैटल। इनके झुंड को बोल देते हैं हमॉक्स। अब एस्कर बनता है, वो लंबा सा बनता है, ये लंबा काफ़ी लंबा होता है ये ऐसा सेडिमेंट्स अगर ये जम जाएं। फिर उसके बाद टर्मिनल मोरेन बनती है कि इसके आगे सिर्फ पानी जाएगा और मोरेन और बड़े बोल्डर्स के आगे नहीं जा पाएंगे। पानी छोटे छोटे कणों को लेके जाता है कि मैदान बना देता है, इसको बोलते हैं आउटवॉश या अपक्षेप मैदान। इतना हमने ग्लेशियर में पढ़ लिया। कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।